Hello and namaste everyone. So let's discuss some important MCQs on the topic banking sector reforms. Banking sector reforms के topic पर हम आज MCQs discuss करेंगे, obviously which holds a very important place in the commerce related exams. So let's start without wasting much time. And yes, before that, don't forget to subscribe and like the videos. So first question is that the Narasimham Committee on Financial System 1991, बेसिकली नरसिम्हम कमेटी जो थी वो इसीलिए बनाई गई थी कि इंडिया जो था वो 1991 में फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा था एंड हमें आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक से बेसिकली लोन लेना पड़ा। और लोन लेना पड़ा तो हमें कुछ एलपीजी भी इंट्रोड्यूस करने पड़े, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। साथ ही साथ में नरसिम्हम कमेटी भी बैठी बिकॉज हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो इतने गिर गए थे कि हम सिर्फ 1 वीक का ही मीन्स कोई इम्पोर्ट वगैरह कर सकते थे। तो हमारे पास बहुत कम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बने थे, सो दैट्स बचे थे। सो दैट्स वाई देयर वाज अ अर्जेंट नीड ऑफ द नरसिम्हम कमेटी। सो नरसिम्हम कमेटी जो थी फाइनेंशियल सिस्टम 1991 में, उसका मेन एम क्या था? क्या उसका मेन एम था इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स? तो मैंने आपको पहले बताया कि नरसिम्हम कमेटी इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो फाइनेंशियल जो सेक्टर है, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसके अंदर बदलाव किया जा सके, सीआरआर में, एसएलआर में, तो इन सब में बदलाव किए गए एंड बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाए गए। सो द मेन एम वॉज बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। Now, which of the following is not a recommendation of नरसिम्हम कमेटी? सो नरसिम्हम कमेटी का मेन जो रीज़न था या रिकमेंडेशन क्या नहीं था, तो देखिए नरसिम्हम कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशंस दिए थे, जिसमें से एक रिकमेंडेशन ये था कि हाँ एआरसीज को बनाया जाए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को बनाया जाए। एक एम ये भी था कि एसएलआर को भी रिड्यूस किया जाए, पहले अराउंड 23% होता था तो इसको भी कम किया गया। डी रेगुलेशन भी किया गया इंटरेस्ट रेट्स का, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो अभी का टॉपिक्स है, मीन्स अभी ये न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उस टाइम पे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नहीं होता था कि आपको किस सेक्टर को लोन देना चाहिए, किस सेक्टर को नहीं देना चाहिए। सो दिस वॉज नॉट एट ऑल अ रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हम कमेटी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। Now the next term is that the term Basel norms refers to. तो Basel norms क्या होते हैं? Basel norms are basically the norms for introducing the reforms. So ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हम अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इस तरीके से दें। देर आर नो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। कोई ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं है ये, कोई आपका इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी से रिलेटेड नहीं है, बट बैंक के अंदर कैपिटल की एडिक्वेसी बनी रहे या बैंक के अंदर कैपिटल जो है वो ठीक बने रहे, उसके लिए एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है, रेगुलेशन का फ्रेमवर्क क्रिएट किया जाता है कि हम कैसे रेगुलेट करेंगे कि बैंक का जो कैपिटल हो वो सही बना रहे। दोज आर बेसल नॉर्म्स। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट बेसल नॉर्म्स आर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी। नाउ कौन सी कमेटी थी जिन्होंने ये रिकमेंड किया था कि हमें रीजनल रूरल बैंक्स बनाने चाहिए? सो यस, द करेक्ट आंसर इज शिव रामन कमेटी। करेक्ट आंसर आपका शिव रामन कमेटी है। रंगराजन कमेटी ने ये नहीं बोला था कि रीजनल रूरल बैंक्स आप बनाओ, नरसिम्हम कमेटी ने नहीं बोला था, गाडगिल कमेटी ने नहीं बोला था, ये आपका शिव रामन कमेटी ने बोला था। ठीक है, तो अलग अलग कमेटीज़ बनाई गई थी। सो अलग अलग कमेटीज़ का अलग अलग एम है जो कि हमने अपने थ्योरी कॉन्सेप्ट में भी कवर किया था। किसने रीजनल रूरल बैंक्स बनाने के लिए कहा था? सो दैट वाज शिवरामन कमेटी। देन आपका आता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो आईबीसी इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 के अंदर। तो ये तो देखिए क्रैमिंग वाले पार्ट है कि कब इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे बेसिकली ये था कि जो लोग इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंक्रप्ट हो जाते हैं, उनसे डील करने के एक कोड बनाए गए थे एंड इट वॉज डन इन 2016। नाउ एक होता है आपका सरफाइसी एक्ट। सरफाइसी एक्ट क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। बेसिकली यहाँ पे देखिए कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि परफॉर्म नहीं कर पाते, जिनको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बोलते हैं। नाउ अब ऐसे एसेट्स कुछ हैं जिनसे आप कुछ पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हो
और कुछ आपको मिल नहीं रहा है, तो अब उनको क्या करें? तो उन एसेट्स को वापस से आपको रिक्रिएट करना है, रिकंस्ट्रक्ट करना है एंड उनसे कुछ ना कुछ अर्निंग क्रिएट करनी है। मीन्स वो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो चुके हैं उनसे आपको कुछ ना कुछ रिकवर करना है। सो दिस वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सरफाइसी एक्ट। तो सरफाइसी एक्ट 2002 इसीलिए लाया गया था ताकि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनकी रिकवरी हो सके। इट हैज़ नथिंग रिलेटेड टू रूरल प्रोजेक्ट्स, इट हैज़ नथिंग रिलेटेड टू नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, इट हैज़ नथिंग रिलेटेड टू ऑप्शन डी इज़ रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सो म्यूचुअल फंड से भी इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका मेन एम यही था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिकवर करो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Now, which of the following is not the objective of banking sector reforms? तो देखिए बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स ऑब्वियसली बैंक्स की एफिशिएंसी तो इम्प्रूव करनी है, गवर्नमेंट की ओनरशिप बढ़ाएं। तो देखिए ये कुछ नहीं था कि बैंक के अंदर आप गवर्नमेंट की ओनरशिप बढ़ाएं, हालांकि प्राइवेटाइजेशन हुआ है बैंक का, लेकिन वो तो उससे पहले ही हो गया था, 1969 में हो चुका था, 1980 में हो चुका था। तो यहाँ पे कोई ये नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन करना है या गवर्नमेंट ओनरशिप करना है। कैपिटल एडुकेसी नॉर्म्स को येस इम्प्रूव करना था, दिस वाज द एम, एंड नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी रिड्यूस करना था। लेकिन गवर्नमेंट ओनरशिप को इंट्रोड्यूस करना बैंक में, इसका कोई लेना देना नहीं था बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ पहली बार नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो अभी मैंने आपको आंसर बताया था कि 1969 में सबसे पहले नेशनलाइजेशन हुआ था। 67 में नहीं हुआ, 68 में नहीं हुआ, एंड ऑप्शन डी इज 70 में भी नहीं हुआ, 69 में हुआ था। नाउ पब्लिक सेक्टर को अमलगमेट करना, यानी कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स होते थे, उनको बहुत सारे बैंक्स होते थे। जैसे पहले देखिए आप स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, बीकानेर भी था, लेकिन सबको मर्ज करके एक ही एसबीआई के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। तो ये जो अमलगमेशन होता है ये किस एक्ट के थ्रू होता है? ऑब्वियसली इट हैज़ नथिंग रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट से बेसिकली आपका शेयर्स वगैरह से डील होता है। आरबीआई एक्ट की अपने अपने रूल्स हैं। सरफाइसी एक्ट अभी हमने पढ़ा, सिक्योरिटाइजेशन फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन, एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जो कि आपको ये बताता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अमलगमेट किया जाए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बेसिकली ये है, आरबीआई ये चाहता है कि अगर कोई बैंक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस पर तुरंत ही एक्शन लिया जाए एंड उस बैंक की हेल्थ को ठीक किया जाए। सो इट हैज़ नथिंग रिलेटेड टू लिक्विडिटी इशू, रिस्क मैनेजमेंट। द करेक्ट आंसर इज दैट येस इट मॉनिटर एंड एड्रेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ बैंक्स, कि बैंक्स जो हैं वो मीन्स डूब ना जाएं, बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो अच्छी बनी रहे। तो ये है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का मेन एम। सो द करेक्ट आंसर इज येस इट मॉनिटर एंड एड्रेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बैंक्स। Now, which banking sector reforms aimed at enabling mobile number portability in banking services? तो आप सबके पास, आपने सभी सुना होगा यूपीआई। यूपीआई इज़ नोन टू एवरीवन। यही आपका मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी देता है बैंकिंग सर्विसेज में। आप यूज़ करते हो ना पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब क्या है? दिस ऑल हेल्प्स इन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, कि आप अपनी बैंकिंग सर्विसेज के अंदर मोबाइल नंबर को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कि आप एक जगह पेमेंट करें और दूसरी जगह रिसीव हो जाए। सो जन धन योजना तो ये था कि हर घर मीन्स बैंक अकाउंट हो, गरीबों का भी बैंक अकाउंट हो। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट इज़ रिलेटेड टू लोन्स,